हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के राजस्थान के करंट अफेयर की, जो हमारे क्रोनोलॉजी और सूजस पर बेस्ड है। ये राजस्थान का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं और समझा के पढ़ा दूंगा। इसकी बाद में आपकी पूरी पीडीएफ जो प्रिंटेड फॉर्म में है, इस तरीके से पूरी जो आपकी पीडीएफ है 13-14 पेजों की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और ये हमारे आरएस के लिए, रीट मेंस के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, हाई कोर्ट एलडीसी, सीईटी, ईओआरओ और अन्य सभी एग्जाम्स जो कि अभी वर्तमान में होने वाली हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इसमें सूजस और क्रोनोलॉजी दोनों को सम्मिलित किया गया है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सॉरी। पहला है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान जो हमारा अक्षय ऊर्जा निगम है, RREC जिसको बोलते हैं, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, उसको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? तो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स है ना, एरियाज जिसको बोलते हैं, मतलब सभी स्टेट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की जो एसोसिएशन है, जैसे राजस्थान में RREC है, यूपी में इनकी कोई यूपी अक्षय ऊर्जा निगम होगा, गुजरात का अक्षय ऊर्जा निगम होगा, उनकी एक एसोसिएशन है ना, उसको बोलते हैं एरियाज। उन्होंने कोच्चिन केरल में एक फंक्शन आयोजित किया, वहां पे राजस्थान को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। RREC को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। किस श्रेणी में दिए गए हैं? तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, ठीक है, बायोमास एनर्जी होगी, इनको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। तो अक्षय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता स्थापना में, अधिकतम सोलर पावर में, मतलब सबसे अधिक सोलर पावर स्थापना की राजस्थान ने। और 2020-21 में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। और सोलर पावर में स्थापित क्षमता वृद्धि में, मतलब सोलर पावर की जो वृद्धि हुई है राजस्थान में पिछले वर्ष की बजाय इस बार, उसमें। और सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना के लिए 5 श्रेणियां हैं जिसमें राजस्थान को पुरस्कार दिए गए। ठीक है, आगे कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो आपकी मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिख दी है, लेकिन आपको वो याद नहीं करनी है। तो यही फायदा है क्लास लेने का। पीडीएफ अगर आप अकेले पढ़ोगे तो उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लास में आपको मैं बता दूंगा कि ये चीज आपको पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। ठीक है, तो आपको देख लेना थोड़ा कि 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। RREC की स्थापना कब की गई? 2002 में की गई थी। 2002 में की गई थी RREC की स्थापना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह ने जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया है? सलवा कला गांव में, जोधपुर में। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपने देखा होगा कि इनकी 3 उपाधियां हैं। थोड़ा हम बात कर लेते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। मारवाड़ का अणबिंधिया मोती इनको बोलते हैं, ठीक है। राठौड़ों का यूलिसेस बोलते हैं। और राजपुतानी का गैरी बाल्डी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। राजपुतानी का गैरी बाल्डी बोलते हैं, ठीक है। राठौड़ों का यूलिसेस किसने किया है? तो जेम्स टोड ने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये रेडीमेड प्रश्न है आपका, लगभग बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है राठौड़ों का यूलिसेस वाली। तो ये तीनों ही उपाधियां आप इनकी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण। कौन सी निधि? राजस्थान महिला निधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार 26 अगस्त 2022 को जब ये दिवस मनाया गया तो सीएम गहलोत ने क्या किया? राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया। राजस्थान महिला निधि क्या चीज है कि राजस्थान महिला निधि मतलब राजस्थान में महिलाओं के लिए एक फंड, निधि क्या होती है? फंड, कोष,
बनाया गया है, जिसमें से जो महिलाएं अपने काम धंधे के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी वो काम धंधा करना चाहिए, वो चाहे स्वयं सहायता समूह की तरफ से या फिर स्वयं कुछ छोटा मोटा जो उद्योग धंधा करना चाहिए, तो उसके लिए उनको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ऋण दिया जाएगा उनको। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार का ऋण दिया जाएगा। ये किसी और राज्य में भी है क्या, तो भाई पहले ये तेलंगाना में भी स्टार्ट थी। तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां पर महिला निधि स्पेशल रूप से स्थापित की गई है, और तेलंगाना में स्त्री निधि मॉडल के नाम पे थी, स्त्री निधि मॉडल। ठीक है, और इसी को राजस्थान में राजस्थान महिला निधि के नाम से ये संचालित किया गया। ठीक है, इसमें महिलाओं को 2 प्रकार के ऋण हम दे सकते हैं। 2 प्रकार के ऋण, 40,000 तक का ऋण है और एक 40,000 से ऊपर तक का ऋण है। ठीक है, 40,000 तक का ऋण है वो 15 दिवस में आपका लिए, लगभग 15 दिवस लगेंगे उसके लिए। और ये जो है ना आपके शायद कुछ घंटे, इसमें थोड़ा सा मैं बोल गया हूँ, वो मतलब शायद कुछ 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, 40,000 से कम का लोन, और 40,000 से अधिक का लोन है तो वो 15 दिवस आपको लगेंगे। ठीक है, तो राजस्थान महिला निधि के माध्यम से महिलाओं को ऋण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कार। स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग, राजस्थान स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें क्या है, IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको बोलते हैं। ये क्या सिस्टम है, तो भाई इंटरनेट का यूज करके, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ भी सेवा प्रदान करना, ये IoT वगैरह सेवाओं में आता है। जैसे कि इसमें आपके जैसे नल से जल आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि उसकी गुणवत्ता को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, गुणवत्ता को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी कौन सी मात्रा में क्या चीज जाएगी इसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पानी की जो मात्रा है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी हमें जो मतलब कितना हम पानी जा चुका है, कितना नहीं जाना चाहिए, मतलब उसमें ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कार राजस्थान को किया गया है। नेक्स्ट है 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड। 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड घोषित किए गए हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर रहे हैं उनको दिए जाते हैं। ये नेशनल लेवल का पुरस्कार नहीं है, राजस्थान में ही दिया जाता है। 2021-22 के सत्र के लिए दिए गए हैं। सीनियर वर्ग में किसको दिया गया है, अनिकेत चौधरी को दिया गया है। जयपुर के जो हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, आपने IPL अगर देखा हो तो RCB की तरफ से एक बार खेले थे, तो आप इनको जानते भी होंगे शायद। अनिकेत चौधरी RCB की तरफ से खेले थे, जयपुर के हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे साथ में ये भी देख लेना, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया है, जयपुर के हैं। सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया है, जयपुर के हैं। ठीक है, रोहन राजभर जयपुर के हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। हाँ, कुछ चीजें आपको अल्टीमेटली याद ही करनी पड़ेंगी, तो वो तो याद करना पड़ेगा उनको, लेकिन हम समझ भी सकते हैं। जैसे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, तो आप नाम से स्पष्ट देख सकते हैं कि बालिकाओं को हमें अगर कहीं पे दूरस्थ मतलब दूर जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें अगर भेजना है हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है। तो इसमें क्या है, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। प्रतिवर्ष 36,000 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ठीक है, 36,000 बालिकाओं और महिलाओं को, ये आपको याद, ये डाटा याद नहीं रखना कि 36,000 करनी, ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए है कि बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करना है। किसको लाभान्वित करना है कि ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, मतलब या तो उनकी शादी हो गई है या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वो नियमित रूप से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, तो उन्हें दूरस्थ माध्यम से, सॉरी वो दूर की वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। दूरस्थ मतलब यहाँ पे है कि आपको, जैसे आप यहाँ पे हो ना और कॉलेज आपकी जयपुर में है, आप कहाँ पे हो, आप झुंझुनू से हो, बांसवाड़ा से हो, ठीक है, लेकिन आपकी जयपुर में कॉलेज में आपकी पढ़ाई करवा दी जाएगी, तो वो दूरस्थ इसलिए यूज किया गया। इसमें बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ाया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन से कॉलेज होंगी, तो राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय है, राज्य का कोई राजकीय संस्थान है, और जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा इसमें जो शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है,
कौन सी डिग्री वगैरह कोर्सेज दिए जाएंगे इसमें, तो स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशल, और इसमें किन महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जो कि विभिन्न कारणों से नियमित रूप से कॉलेज वगैरह नहीं जा सकती, तो उनको दूरस्थ माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जाएगा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 ये क्या है, तो स्टार्टअप्स, तकनीक, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये राजस्थान सरकार आयोजित करवा रही है। तो ये 19-20 अगस्त 2022 को ये राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो चीजें हुई है, जो चीजें उनका वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें एक तो आरकेट का उद्घाटन किया गया है। आरकेट क्या है, आरकेट का उद्घाटन क्या है, आरकेट क्या है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आरकेट की फुल फॉर्म है। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। हम पिछले साल से ही इसे करंट अफेयर में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या काम करेगा, तो ये जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको बताना, टेक्नोलॉजी से अवगत करवाना है, स्टार्टअप्स में उनको दिलचस्पी दिखाना है, तकनीक के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, उद्यमिता के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर सर्जित हो सके। तो इस प्रकार आरकेट काम करेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बात है कि राजस्थान जो डिजी फेस्ट हुआ है ये 2022 वाला, इसमें दो चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं। एक तो है वेब माई वे, वेब माई वे, और एक है विस्रोन। वेब माई वे क्या है, ये तो है कि राजकीय क्षेत्र में अगर आपको किसी भी विभाग के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है, राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। आपके लिए कोई भी विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वन विभाग है, कोई भी टाइप का सरकारी विभाग है, उसके लिए आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में ये डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। ये वेब माई वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, तो ऐसी वेबसाइट जो आसानी से चेंजेबल हो। ठीक है, जिसका डाटा है ना वो आसानी से चेंज कर सकता है। आप इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हो, आप उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी आपको अगर चेंजमेंट करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हो। तो उसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोल सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट होती है दूसरी, वो क्या होती है, जिसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। तो ये इतना आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। वेब माई वे क्या है, तो ये वेब से आपको पता चल रहा होगा वेबसाइट, और वेब माई वे क्या है, जो डायनेमिक वेबसाइट किसी भी राज्य के क्षेत्र में बनानी है तो उसके लिए एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है विस्रोन। विस्रोन क्या है, भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन। भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है, जो कि विनय यादव द्वारा बनाया गया है, और ये राजस्थान का जो डीजी फेस्ट हुआ है 2022 का, उसमें इसको प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, विस्रोन क्या है, आपसे सिंपली पूछेगा विस्रोन क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पूछेगा कृषि ड्रोन है। कृषि ड्रोन मतलब जो भी कृषि से संबंधित कार्यों में, खाद छिड़कने में, मॉनिटरिंग करने में, फसल की जो भी चीजें देखने में, ठीक है, तो उसमें हम काम ले सकते हैं उसको। किसके द्वारा बनाया गया है, विनय यादव द्वारा। नेक्स्ट है वन लाइन देखते हैं एक बार, बीच बीच में मैंने वन लाइन डाल दी है। अगर एक साथ हम डालते तो आपको थोड़ा सा काफी डाटा हो जाता तो याद करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने बीच बीच में वन लाइनर डाले हैं। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन है, मधुकर गुप्ता। ठीक है, मधुकर गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। किसका स्थान लिया है इन्होंने, पीएस मेहरा का। ठीक है, पीएस मेहरा का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके स्थान पर मधुकर गुप्ता को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति किसने की है, तो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई है इनकी नियुक्ति। ठीक है, इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा, जब ये 65 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात इनका कार्यकाल कहाँ है, 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। 65 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा इनका। और
कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री कलराज मिश्र हैं, इसलिए कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति की। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो करंट अफेयर में है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो हम देखते हैं क्या शुभारंभ कब हुआ, तो 29 अगस्त 2022 को जो खेल दिवस आता है हमारा मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, उस दिन इनका शुभारंभ हुआ 29 अगस्त 2022 को जोधपुर जिले के पाल गांव से इनका शुभारंभ हुआ। इनकी जो मशाल रैली होती है वो 29 मई 2022 को अर्थात 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा जयपुर से रवाना की गई थी मशाल रैली। कब? 29 मई 2022 को। ये 4 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। कहाँ पे? ग्राम पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये क्या हो रहे हैं? आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 खेल शामिल है। ठीक है, 6 खेल प्रतियोगिता इसमें शामिल है। शुभंकर इनका क्या है? शेरू। ठीक है, शुभंकर क्या है? शेरू। तो क्या कहां से स्टार्ट हुए थे? जोधपुर जिले के पाल गांव से। मशाल रैली जो कब स्टार्ट हुई थी? मशाल रैली 29 मई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर से। 4 चरणों में आयोजित होंगे, 6 खेल प्रतियोगिताएं हैं और शुभंकर क्या होगा? शेरू होगा। थीम सॉन्ग इसका क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है ये थीम सॉन्ग। चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, ये इसका थीम सॉन्ग है। इसमें कितने वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो 15 से 70 वर्ष तक के युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं और 15 से 70 वर्ष के युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। आपने देखा होगा रोज अखबार में फोटो आती थी, जो धोती कुर्ता पहनने वाले 70 65 वर्ष के जो युवा खिलाड़ी थे, जो बुजुर्ग हमारे भाग ले रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिन लोगों ने अपनी जवानी में, अपने बचपन में जिन खेलों को अच्छे तरीके से खेला था, उनको वापस जो ये राजस्थान सरकार की जो इतनी अच्छी स्कीम है, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इसमें वापस उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का, उनको खेलने का अवसर मिला। जो बुजुर्ग जो बचपन में कभी, जो अपनी जवानी में कभी खेलों को खेला करते थे, वर्तमान में जो मोबाइल का युग आया है, उसने खेलों को इतना तबाह कर दिया है कि युवा इनको बहुत तरीके खेलते भी नहीं, उनका रुझान काफ़ी जो बढ़ा है और अच्छी प्रतिभाएं, मेरी आशा है कि अच्छी प्रतिभाएं राजस्थान की निकल के आएंगी। इसमें यही सरकार की भी मंशा है, तो इसीलिए स्टार्ट किया गया है। इसका बजट कितना है? तो 40 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक। नागरिक सुरक्षा एक विभाग होता है राज्य में, उसमें जो राजस्थान के 2 अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति ने नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। वो 2 अधिकारी कौन है? तो एक तो हैं अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो कि अलवर जिला कलेक्टर हैं और नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा के। ठीक है, नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा के। एक है जगदीश प्रसाद रावत, उप नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा के। ठीक है, उप नियंत्रक हैं नागरिक सुरक्षा के। जितेंद्र कुमार सोनी तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था उजास अभियान चलाया जा रहा था। कहाँ पे? अलवर में। राजकीय जो विद्यालय थे उनमें बिजली पानी की व्यवस्था शुरू करनी होती है। जो भी राजकीय विद्यालय थे, 429 ऐसे राजकीय विद्यालय थे, खैर ये डाटा याद करने का नहीं है, जिसमें लाइट भी नहीं थी। अलवर में ऐसे 429 विद्यालय थे जहाँ पे लाइट नहीं थी, उसके लिए उजास अभियान इन्होंने चलाया था। इससे पहले जब ये नागौर के कलेक्टर थे तो इन्होंने सिल्कोसिस अभियान चलाया था नागौर को, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया था हैदराबाद में, और इनको एक पुरस्कार मिला था सिल्कोसिस अभियान में। तो इनकी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, बहुत अच्छे जिला कलेक्टर हैं। तो फिलहाल ये अलवर के जिला कलेक्टर हैं और इनको नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया है 2 व्यक्तियों को, जो 2 अधिकारियों को, जगदीश प्रसाद रावत और जितेंद्र कुमार सोनी। ये तो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए हैं और ये अभी भी अलवर के जिला कलेक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम वन लाइनर देखते हैं। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड राजस्थान के 2 किलो को दिया गया है। 3 किलो को कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है
और चित्तौड़गढ़ किले को, तो ठीक है 2 किलों को दिया गया है, कुंभलगढ़ किले को और चित्तौड़गढ़ किले को दिया गया है ये ट्रेवलर अवार्ड। इससे पहले हमने पिछले जो मंथ का करंट अफेयर था उसमें हम देखा था कि टाइम मैगजीन का एक अवार्ड था जो कि टॉप 10 जो कि अच्छे टूरिस्ट पैलेसेस को के बारे में था। तो उसमें जो टॉप 10 जो पैलेस थे उसमें तो पूरी दुनिया के थे। राजस्थान के जो 2 शहर थे, एशिया के 2 शहर थे, केवल 2 शहर एशिया में, और भारत में केवल 2 शहर, राजस्थान के थे दोनों शहर, जयपुर और उदयपुर, उनको ये अवार्ड दिया गया था। अवार्ड नहीं सॉरी, 2 शहरों को शामिल किया गया था, जयपुर और उदयपुर को। और ये फिलहाल ये ट्रेवलर अवार्ड दिया गया है, ये किसको, 2 किलो को, कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ किले को, ठीक है। नेक्स्ट है बीसी सखी। बीसी सखी ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीसी सखी का पूरा नाम क्या है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी, ठीक है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देने के लिए राजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको बैंक बीसी सखी के रूप में लगाए जाएंगे। राजीविका क्या है, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना 2010 में होगी थी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार की प्लस राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं उनको क्या करती है, उनको अप्लाई, उनका क्या करती है, उनको चलाती है, ठीक है। एक बात मैं बोल गया था उसको भी थोड़ा सा, कि जो राजस्थान जो महिला निधि के बारे में जो तेलंगाना का जो स्त्री निधि मॉडल था उसमें जो एमओयू किया था राजस्थान सरकार ने ये पूरा मॉडल समझने के लिए, वो भी राजीविका ने ही किया था उस टाइम पे, वो थोड़ा सा बोल गया था मैं, राजीविका ने ही वो एमओयू किया था सरकार की तरफ से। और यहाँ पे राजीविका के बाद वापस आ गई, तो इसके बारे में आप देख लेना कि 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। 3-4 योजनाएं चलाती है, जैसे कि राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना है, एक पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशमन योजना है, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और 1-2 योजनाएं और है जो कि केंद्र व राज्य सरकार की है जो कि राजीविका द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। कभी हम और बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, इसकी स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित करने की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा क्या कर दी गई है, मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इस आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो जोधपुर में। नेक्स्ट है तनिष्का श्रीवास्तव। तनिष्का श्रीवास्तव कौन है, जयपुर की 12 वर्षीय कथक नृत्यांगना है जो कि दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है, जो कि राजस्थान की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना है, तनिष्का श्रीवास्तव ने। तो एक बार ये 1 लाइनर वापस देख लेते हैं। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का है, वो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले को दिया गया है। बीसी सखी जो है ये बैंकिंग क्षेत्र की सुविधाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएंगे। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी जो कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं उनको लगाया जाएगा। राजीविका की स्थापना 2010 में हुई थी। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जो इसकी है, इसकी स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी। तनिष्का श्रीवास्तव हैं, इन्होंने दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता अभियान। समरसता अभियान से आपको आइडिया लग रहा होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न जो वर्ण है उनके बीच में, वर्ण तो आजकल वर्ड यूज गलत किया गया है, विभिन्न जातियों के बीच में समान रस घोलना है। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना होगा हाल ही में जालोर में एक छात्र, दलित छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई करने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में जो काफी समाज में क्या गया था कि एक विभाजन का सा दौर आ गया था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का दौर चला था। तो उसके लिए सरकार, जो राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसने सामाजिक समरसता अभियान शुरू किया गया, ठीक है। और अभियान के तहत जो कार्य क्या किए जाएंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है कि विभिन्न वर्गों के बीच में क्या करेंगे हम
कि बच्चों को हम साथ खाना पीना बैठने के लिए प्रेरित करेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने देंगे और संविधान एवं SC/ST जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लिखित जो प्रावधान है उनके बारे में आमजन को जागरूक करेंगे। और छुआछूत, जैसे कि आपके आर्टिकल जो 17 है संविधान का, उसमें छुआछूत को जो प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में क्या करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सरकार ने जो अधिनियम बनाया है उसके तहत जो सजा का प्रावधान है उसके बारे में लोगों को समझाएंगे, तो उसके बारे में लोगों को समझाया जाएगा। तो ये सामाजिक समरसता अभियान हो गया। इतना इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाएं, बाकी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है ये किसके बारे में है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान ये 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। कब? 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक। 24 अप्रैल क्यों डेट लगी है? क्योंकि इस दिन पंचायती राज दिवस होता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, इसलिए 24 अप्रैल की डेट ली गई है। 24 अप्रैल 2023 तक स्टार्ट करेंगे इसको। कौन चलाएगा इसको? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। और किसके तहत चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, उसके तहत अभियान संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय जो क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है उसका लक्ष्य क्या है कि 2025 तक भारत से हम टीबी को गायब कर देंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो राजस्थान का जो ग्राम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है उसका, तो सिंपल सी बात है कि टीबी के जो भी मरीज हैं उनको हम क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है, उनकी पहचान करेंगे, उनको सहायता प्रदान करेंगे, उनके अवेयर करेंगे, उनको परिवार को अवेयर करेंगे और ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। तो यही इसमें लिख रखा है, आप पढ़ लेना कि टीबी रेडियो उनको परिवारों की सहायता करना, टीबी की रोकथाम हेतु उपचार के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरपंच व पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि गांव के लोगों को टीबी रोग के संबंध में क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है, तो ये एक जागरूकता अभियान है। इसके माध्यम से राज्य में 2025 तक हम, जो कि राष्ट्रीय जो क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है उसका जो हमारा एम है 2025 तक पूरे देश से टीबी गायब करना, वही सेम टू सेम राज्य सरकार भी लेके चल रही है कि राज्य में भी हम 2025 तक क्या करेंगे, टीबी मुक्त राजस्थान बनाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। डिजिटल सेवा योजना मतलब डिजिटल रूप से सेवाओं की अदायगी में, सॉरी थोड़ा अलग है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है ना, ये बजट 2022-23 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार कि जो भी चिरंजीवी परिवारों की महिला हैं, जो कि 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया है, उसको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। फोन में 3 वर्ष तक के इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और SMS की सुविधा होगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसके माध्यम से जो भी चिरंजीवी परिवारों की महिलाएं हैं उनको 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी, वॉइस कॉल और SMS की सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम वापस एक बार वन लाइनर देख लेते हैं कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर सुधीर राजीव को नियुक्त किया है। ये हमने क्यों देखा है हरिदेव जोशी वाला? क्योंकि ये थोड़े दिन पहले की विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी इसकी जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। तो ये थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में आया था, इसलिए हमने देख लिया था कि इसकी कुलपति भी कौन बने हैं। बाकी बहुत सारी जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति बनते रहते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा नया विश्वविद्यालय था इसलिए हमने इसका देख लिया। नेक्स्ट है आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर के थिएटरों में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित ऑस्कर विनर फिल्म गांधी का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। कौन सी फिल्म का? गांधी जो फिल्म है किसके द्वारा निर्देशित है? रिचर्ड एटनबरो। और ये ऑस्कर विनर फिल्म रह चुकी है। निःशुल्क प्रदर्शन इसका किया गया था आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है समाई माता क्षेत्र। समाई माता क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अब इसे इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे राज्य में पहले से 9 के लगभग इको टूरिज्म साइट्स हैं। कभी हम टूरिज्म पढ़ेंगे राजस्थान का, उसमें बात करेंगे। 9 के लगभग इको टूरिज्म इसमें साइट है। इको नाम कहाँ भी आए आपका समझ लेना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो काम हो रहा है ना, वो वहाँ पे इको हम यूज करेंगे। चाहे वो
कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो इको टूरिज्म में क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए, पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाते न हुए जो भी टूरिज्म होगा, कोई साइट बनाई जाएगी तो उसको बोलते हैं इको टूरिज्म साइट। एक नेक्स्ट है समाई माता, जो पहाड़ी है बांसवाड़ा शहर के निकट, वहां पे हम लव कुश वाटिका भी विकसित करेंगे। लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर बाजार। राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर बाजार, ये कहाँ पे है, कोटा में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, कोटा में उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा कि आपके जो शहर में आपने देखा होगा कि कार बाजार लगते रहते हैं पुरानी कारों के, कहीं पे कार बाजार यहाँ इस जगह है, एक इस जगह शहर में, इस जगह इस जगह, तो इनको सबको हम एक स्थान पे लेके आ गए, उनको बोल दिया हमने मोटर बाजार, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ पे किया गया है, कोटा में। तो ये सब जो है ना, इधर दुकान लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे, मोटर जो व्यवसाय करने वाले थे, जो कार बेचने वाले थे पुरानी कार को, वो सब कहाँ पे जाएंगे, एक ही जगह अपनी शॉप्स लगाएंगे ताकि जो खरीदार होंगे उनको क्या है, अधिक वैरायटी मिल सकेंगी। तो इसी तरह ये पहला सुव्यवस्थित तरीके से मोटर बाजार है, कहाँ पे है, कोटा में लगाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 वर्षों तक की कार्य योजना बनाएंगे। आगामी 30 वर्षों की कार्य योजना बनाते हुए हम चलेंगे। किन किन को बनाएंगे हम स्मार्ट सिटी, जोधपुर को, बीकानेर को, अलवर को, भरतपुर को, भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। 6 हमने पहले स्टार्ट में शहर शामिल किए हैं। 1500 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, 1500 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। तो आप देखो, ये राजस्थान में, मानो आप राजस्थान का ये नक्शा है, ठीक है। तो हमने उत्तर को छोड़कर तीनों जगह से 2-2 जिले शामिल किए हैं। यहाँ से हमने किए हैं जोधपुर बीकानेर, यहाँ से हमने किए हैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, जो पास पास जिले हैं, ये भी पास पास है, ये भी पास पास है, और यहाँ से हमने किए हैं अलवर भरतपुर, ठीक है। उत्तर साइड का कोई जिला नहीं लिया है, ये तीनों साइड के जिले लिए हैं, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण का, ठीक है। पश्चिम में है जोधपुर बीकानेर, पूर्व में है अलवर भरतपुर, और दक्षिण में है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान 2022। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा 7-8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, सीतापुरा एग्जीबिशन सेंटर जयपुर में, सीतापुरा एग्जीबिशन सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश हमें बढ़ाना है और रोजगार सृजित करना है। कैसे बढ़ेगा, तो हमने एक जगह हमने राजस्थान सरकार का ऑफिशियली ये एक काम है, जिसमें हमने एक इन्वेस्ट राजस्थान नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर देश विदेश की जो कंपनियां आएंगी और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने यहाँ पे हमारे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, कि आपने कोई कंपनी आई और वो गए कि हम राजस्थान के यहाँ इस जिले में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और ये इस कंपनी का हम प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या, उसमें क्या होगा, जो 10,000 करोड़ राजस्थान में इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा, राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए ये इन्वेस्ट राजस्थान आयोजित किया जाता है। इसकी थीम क्या है आप देख लेना एक बार, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। कमिटेड एंड डिलीवर्ड इसकी थीम है, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। नेक्स्ट है हॉकी अकादमी। हॉकी अकादमी क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कहाँ पे शुरू की गई है, उदयपुर में शुरू की, ठीक है, उदयपुर में शुरू की गई है। और एक करंट अफेयर और भी आया था इस बार कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में कहाँ पे क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, तो जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जोधपुर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। और हॉकी अकादमी कहाँ बनाई जा रही है, तो जनजातीय क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उदयपुर में हम इसकी स्थापना करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा, स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा ये क्या है, सूचना केंद्र जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। और राजस्थान के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जीवन से जुड़े प्रसंग जो होंगे उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका उद्घाटन या इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो सूचना केंद्र जयपुर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, सूचना केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है मणिनी कौशिक। मणिनी कौशिक कौन है, राजस्थान राज्य जो राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप 2022 हुई है, उसमें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने, राजस्थान की जो राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप हुई है। नेक्स्ट है कुपोषण मुक्त राजस्थान।
कुपोषण मुक्त राजस्थान में क्या है, आंगनवाड़ी जो केंद्र है, मतलब कुपोषण मुक्त राजस्थान में क्या है, राजस्थान को कुपोषण से मुक्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पोषण वाटिकाएं स्थापित करेंगे। पोषण वाटिकाएं क्या होंगी, तो यहाँ पे विभिन्न सब्जियां, फल ऐसी इनकी ये लगाई जाएंगी, ताकि जो कि महिलाओं में एनीमिया हो, एनीमिया जो कि मतलब रक्त की कमी होती है, उसके लिए वो ऐसे फल लगाए जैसे पालक वगैरह, ऐसी कुछ सब्जियां लगाई जाएंगी, जिससे क्या हो, महिलाओं में एनीमिया जो काफ़ी एक बड़ी समस्या है भारत में, उसका निवारण किया जा सके। और उसके लिए महिलाओं को पोषण प्रदान किया जाएगा और परामर्श भी दिया जाएगा। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको, गर्भवती महिलाओं को, जो भी बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको पोषण दिया जाएगा और परामर्श दिया जाएगा। ठीक है। एक है अम्मा कार्यक्रम। अम्मा कार्यक्रम क्या है, घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, कुपोषित बच्चों की पहचान करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्मा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो कुपोषित बच्चों की इसके तहत पहचान करनी है। ठीक है, कुपोषित बच्चों की पहचान करनी है। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प नीति 2022 ये राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 27 अगस्त 2022 को अनुमोदित की है। ठीक है, अनुमोदित की है 27 अगस्त 2022 को, और ये हाल ही में जारी भी इसको कर दिया गया है। कब, 17 सितंबर, जो कि एमएसएमई दिवस होता है 17 सितंबर 2022 को, उस दिन एमएसएमई नीति और राज्य की जो हस्तशिल्प नीति है दोनों ही जारी कर दी गई हैं। कोई भी नीति पॉलिसी आई किसी क्षेत्र से संबंधित होगी तो उसमें उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको और अधिक संपन्न बनाया जाए, उससे संबंधित बातें होंगी। तो हस्तशिल्प नीति है तो इसमें हस्तशिल्पियों की भागीदारी बढ़ाएंगे और जो भी हस्तशिल्प है उसको हम बढ़ावा देंगे। और जो भी विलुप्त हस्तकलाएं हैं जो कि पहले के ज़माने में अच्छे तरीके से फल फूल गई थी लेकिन वर्तमान में विलुप्त होती जा रही हैं, उनको हम पुनर्जीवित करने के प्रयास करेंगे। तो ये तो पता ही है आपको, मेंस तो लिखना नहीं है। वनडे एग्जाम में अगर आरएस मेंस वाले हैं तो उनको थोड़ा सा सही तरीके से इनका उद्देश्य वगैरह याद रख लेना। वनडे एग्जाम में तो सिंपल आप देख लेना कि इसको हम क्या करेंगे, हस्तशिल्प को बढ़ावा देंगे, बस इतना याद रखना, हस्तशिल्प नीति में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है दिसंबर में, इसके लिए क्या है, हमने राष्ट्रीय स्तर का एक हस्तशिल्प सप्ताह भी आयोजित करेंगे दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह भी आयोजित करेंगे और हस्तशिल्पियों को क्या करेंगे, प्रोत्साहन भी देंगे, मतलब प्रोत्साहन के लिए क्या देंगे, पुरस्कार भी देंगे। नेक्स्ट है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी क्या है कि जैसे राजस्थान सरकार ने जो भी अब जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उनके प्रति जो भी संस्था जिम्मेदार है, जैसे कि आपने कोई भी जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखी थी चिरंजीवी योजना हो गई, राजस्थान डिजिटल सेवा योजना थी, और भी कोई भी स्कीम है जो विभाग चला रहा है उसको, ठीक है, जो विभाग चला रहा है उसको, स्कीम को, वो कितना अच्छे तरीके से, कितनी जवाबदेहिता के साथ, कितनी पारदर्शिता के साथ उसको काम कर रहा है, कितनी उसमें जन सहभागिता हो रही है, गुणवत्ता कितनी परोसी जा रही है उसमें। तो ये सब, ये जो सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी है ये इसको देख रेख करेगी। ठीक है, जिससे योजनाओं का जो लाभ है जनता के लिए आसानी से सुगम हो सके और समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। किसी भी तरीके की गड़बड़ी हो रही है, किसी भी तरीके की देरी हो रही है किसी भी योजना में, कार्यक्रम में, तो वो आपके लिए नहीं होगी अब, क्योंकि राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी की 27 अगस्त 2022 को गठन की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और ये हमने देख लिया कि सरकारी विभागों की योजनाएं हैं, कार्यक्रमों को लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके कार्य का आकलन किया जाएगा कि वो सही तरीके से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में प्रथम राज्य। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। डिजिटल माध्यम से सेवाएं देने का अर्थ क्या है, जैसे हम पहले जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट जब बनाते थे किसी जमाने में, तो वो ऑफलाइन ही बनता था पूरा। ठीक है, पूरा आपको कागज फॉर्म भरना पड़ता था हाथ से, आप इधर तहसीलदार वगैरह के पास जाते थे, उसको अप्रूव कराना पड़ता था, तो इस प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट बनता था। वर्तमान में क्या है, ई मित्र के पास आप जाओ, आपके पास 2-3 दिन में अपने आप बन जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो अपने आप कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये डिजिटल सेवा हो गई एक, है ना। तो इसके माध्यम से जो डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं उसमें प्रथम स्थान मिला है राजस्थान को। क्यों मिला है कि हमारे यहाँ पे 1 लाख के लमसम क्या है, ई मित्र संचालित है, 85,000 इसमें ई मित्र हैं। ठीक है, ई मित्र हैं, और 15,000 ई मित्र प्लस हैं। ठीक है, ई मित्र क्या है, प्लस है। ई मित्र प्लस क्या होता है, तो ई मित्र तो सिंपली है जिसमें एक बंदा बैठा रहता है वो आपका काम करके देगा। ई मित्र प्लस क्या होता है, एक एटीएम की तरह मशीन होती है
जिसमें आप कुछ काम स्वयं से कर सकते हैं। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है, कुछ राजस्थान सरकार की स्कीम में इन्वॉल्वमेंट करना है, तो एनरोलमेंट करना है, तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ई मित्र प्लस है, ये 15,000 है, ये ई मित्र जो है ये 85,000 है, तो कुल 1 लाख ई मित्र है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि देश की 1/3 है। जैसे हमारे पूरे देश में 3 लाख ई मित्र हैं, 3 लाख ई मित्र हैं, तो राजस्थान में हमारे 1 लाख ई मित्र हैं। ठीक है, तो 1/3 हमारी संख्या है, तो इसीलिए राजस्थान डिजिटल सेवाओं की अदायगी में सबसे पहले स्थान पर आया है। ठीक है, और ये आपकी जो संख्या है याद नहीं रखनी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र। ये कहाँ पर है? ये भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है। आपने थोड़े दिन पहले नाम सुना होगा कि जो साधु थे वहां पे, उन्होंने लगभग 260 दिन के आंदोलन के पश्चात इन क्षेत्रों को वन क्षेत्र में घोषित करवाया है। और पहले यहाँ पे खनन कार्य चल रहा था इन पर्वत क्षेत्रों में, और जो साधु थे उन्होंने काफी दिन से आंदोलन किया था यहाँ पे। और एक साधु आपने नाम सुना होगा विजय दास जो थे, उन्होंने आत्मदाह भी कर लिया था, खुद को आग लगा ली थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में राज्य सरकार ने क्या किया, इन दोनों क्षेत्रों को खनन कार्य यहाँ से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया और इनको वन क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे हैं? भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गोगा मेडी मेला। गोगा मेडी मेला ये अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में भी काफी बार पढ़ा होगा। गोगा मेडी मेला क्यों बढ़ता है? तो गोगा जी की स्मृति में बढ़ता है, जो कि लोक देवता हैं राजस्थान के 5 पीरों में सम्मिलित है। ठीक है, 5 पीर कौन से हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 पीर कौन से हैं? रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, और हड़बू जी हैं, ठीक है, मेहा जी हैं और पाबू जी हैं। ठीक है, ये हमारे 5 पीर हैं। तेजा जी इसमें सम्मिलित नहीं है। बहुत बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है, तो वहां पे तेजा जी आपको जरूर अवसर मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा तो देव नारायण जी मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। ये 5 पीरों में सम्मिलित कौन है? रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी और पाबू जी, ये सम्मिलित है। ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा पूरे 1 महीने तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना। मतलब गोबर से हम क्या बनाएंगे? संपीड़ित बायोगैस बनाएंगे। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस बनाएंगे। काउ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित करी है ये परियोजना? तो ये सांचौर, जो कि कहाँ पे स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। यहाँ पे स्थापित की गई है, सांचौर जालोर में स्थापित की है। किससे बनाएंगे? गोबर से हम संपीड़ित बायोगैस बनाएंगे। और ये अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जो है उनसे ऊर्जा बनाने का जो पोर्टफोलियो है, मतलब कहीं पे आप कचरे से ऊर्जा बना रहे हो, कहीं पे आप गोबर से बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो हो गया। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें काफी सारी चीजें सम्मिलित है। जैसे आपका एक विभाग है सरकार के, जो वो अलग, जैसे आपके विभाग है, कोई सरकार का विभाग है, वो विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। ठीक है, तो वो एक पोर्टफोलियो हो गया कामों का ना, जिसमें एक वन क्षेत्र से संबंधित हो गया, कोई स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, कोई, तो ये पोर्टफोलियो इसको बोला जाता है, जिसमें विभिन्न विभाग सम्मिलित हो ना, विभिन्न चीजें सम्मिलित हो। तो ये कहीं पे अपशिष्ट से हम ऊर्जा बनाने का एक पोर्टफोलियो है, उसके तहत HPCL की पहली परियोजना है ना। और इसमें ये जो ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मतलब गाड़ियों के रूप में जो ईंधन है उसके रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है, इस बायोगैस को। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? सांचौर जालोर में। तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।